का प्रताप विद्या जीएस में स्वागत करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पे साइंस एक क्लास के तौर पे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आए। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार साइंस ला रहे हैं, लेकिन आखिरी बार नहीं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म साइंस जो है वो डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा। आप लोग आई होप यहाँ पे ज्वाइन करके आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप ज़रूर इस क्लास को ध्यान दें। कैसे कैसे क्लास में क्वेश्चन आते हैं ये सब पहले थ्योरी वाइज कराया जाएगा, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल कराया जाएगा और जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो सब कराया जाएगा। चाहे वो रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन हो, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका पीएसयू के लेवल पे आया हुआ हो। जैसे हम लोग यहाँ जिस भी प्रकार का पढ़ाया जाएगा वो आपको हर स्टेट एग्ज़ाम के वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, सबको बतौर ध्यान रखते हो। यहाँ तक कि एयरफोर्स के लिए भी कारगर साबित होगा ये। आज हम ज़्यादा टाइम ना लगा करके डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे फिजिक्स का आज एक पहला टॉपिक उठाते हैं, लाइट। लाइट एक चैप्टर है जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं। लाइट, प्रकाश। आज इस चैप्टर को ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश में पढ़ना क्या होता है। प्रकाश चैप्टर में आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं परावर्तन। दूसरे नंबर पे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। उसके बाद TIR, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया डिस्पर्जन। उसके बाद स्कैटरिंग, जिसको प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। यही आपने देखा होगा कि हमारे भारत के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर सीवी रमन साहब को इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। तो ये सब डिटेल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें इंटरफेरेंस, व्यतिकरण और भी कुछ पॉइंट हैं, तो हम लोग डिटेल वाइज करेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। देखिए, परावर्तन होता क्या है। किसी लाइट का जाना और किसी सरफेस से, वो भी सरफेस होना चाहिए ओपेक सरफेस, पारदर्शी सतह। तो किसी लाइट का जाना और पारदर्शी सतह से टकरा करके वापस लौट जाना, इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बोलते हैं। किसी लाइट का जाना, प्रकाश का जाना और टकरा करके किसी पारदर्शी सतह से टकरा करके वापस आ जाना ही रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसमें एक फिगर होता है। वो फिगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। एक फिगर में आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कहाँ पे किस पॉइंट को क्या बोला जाता है। क्लियर है? ये एक फिगर है, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं ऐसे धीरे धीरे करके, इसको बोला जाता है कि ये एक मिरर है। इस मिरर के नीचे पेंट किया जा रहा है। अब देखिए, जैसे ये मिरर है, पहले तो ये मिरर होता कौन सा है, तो याद रखिएगा ये प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर, हालांकि मिरर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्लेन मिरर से सहूलियत होता है, ठीक है। इसको कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा मिरर ले रहे हैं हम लोग? समतल दर्पण, ठीक है। सतह कैसा है अभी बताए? ओपेक सरफेस है। ओपेक सरफेस यानी पारदर्शी सतह, पारदर्शी सतह, ठीक है।
एक क्वेश्चन इसमें से आता है और कई बार आ चुका है रेलवे में भी, एसएससी में भी, कि जो ये प्लेन मिरर है इसके पीछे एक पेंट किया जाता है जिससे वो मिरर बनता है। होता ये नॉर्मल ग्लास है, तो ये जो पेंट होता है वो किस चीज़ का होता है? तो जो ये पेंट किया जाता है, याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, जो ये पेंट होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है, तब जाके ये मिरर बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस सतह पे जो ये मिरर का सरफेस हुआ, सतह हुआ, यहाँ किसी भी एक पॉइंट पर बिंदु लगा दो। वो आपके हिसाब से कहीं भी पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग, और कहीं से भी एक पॉइंट पे बिंदु लगाएंगे, वहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन का मतलब सतह से ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हो, ठीक है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल रे। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रे, यानी लंबवत किरण। इसका नाम है लंबवत किरण, लंबवत किरण, ठीक है। अब इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से हमने नॉर्मल रे लिया, उसी पॉइंट से एक ऐसे करके लाइट का रे आता है, लाइट प्रकाश की किरण आती है। याद रखिए, जो रे, जो लाइट की रे सरफेस की तरफ जाए, मिरर की तरफ जाए, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और जो सरफेस से टकरा करके वापिस जाए, अभी यही बताए, जो सरफेस से टकरा के वापिस जाए वो रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो जो रे सरफेस की तरफ आए इंसिडेंट रे, और जो टकरा करके वापिस चल जाए, वापिस चल जाए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर छात्र, मेरे प्रिय सहपाठी क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहाँ पर एंगल लेने में गड़बड़ कर देते हैं। याद रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एंगल बनेगा, जब भी एंगल बनेगा, वो हमेशा नॉर्मल रे से बनेगा, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल रे है, इसी से एंगल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच कुछ एंगल बनेगा, तो जैसे ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल आर। एक बार फिर से ध्यान देते दीजिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पे एंगल लेने में। तो याद रखिए, एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाएगा, एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है। अगर नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच एंगल बन रहा है तो वो एंगल आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बन रहा है तो एंगल आर, ठीक है। जो एंगल आई है, जो एंगल आई है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और वही जो एंगल आर है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। यहाँ तक फिगर्स आई होप समझ आया होगा आप लोग को सबको, ठीक है। फिर से देखिए, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ तक क्या होता है कि स्टूडेंट को सबको लगभग पता रहता है, लेकिन आप लोग कंपटीशन में हैं, कंपटीशन इतना तो सिमटेगा नहीं, और भी ज़्यादा कुछ सीखने को है इसमें। तो देखिए अब सीखने का क्या है यहाँ पे, देखिए ये इंसिडेंस रे है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से टकरा के नहीं जाता, यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो क्या होता, ये कुछ ऐसे ये लाइन सीधा निकलता कि नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होता तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी कुछ एंगल बनता, यहाँ पे कुछ एंगल बनता, बस इसी को कहते हैं
इसी को इससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। हिंदी में कहते हैं विचलन कोण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण। ठीक है, याद रखिए सिग्मा से बोलते हैं। यही जो सिग्मा है, ठीक है, ये अगर हमको सिर्फ सिग्मा का एंगल निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे पूरा अगर एंगल बताएं तो वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री तो होगा, लेकिन इस 180 डिग्री में कुछ अड़चन भी है, कुछ दिक्कत है। कहाँ कहाँ? एक एंगल आई और एक एंगल आर है। अगर हम ये दोनों एंगल निकाल दें तो हमारा बचा हुआ एंगल ऑफ डेविएशन होगा। बचा हुआ क्या निकलेगा? एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो 180 में से हम एंगल आई माइनस एंगल आर कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? विचलन कोण। ठीक है, देखिए इसको विचलन कोण ही क्यों बोला गया? ये एक स्ट्रेट लाइन है। कोई भी जानते हो, कोई भी लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको भी तो सीधा आना चाहिए था, लेकिन अचानक इसको एक ऐसा अपारदर्शी सतह मिल गया। यहाँ अपारदर्शी होगा, सॉरी, यहाँ पे इसको एक ऐसा अपारदर्शी सतह मिल गया जो कि इसको क्या करता है? इस सतह को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। बस यहाँ पे सोचिए, जो लाइट यहाँ तक आया, यहाँ पे आके क्या हो गया? विचलित हो गया, विचल गया। जाना इसको चाहिए था सीधा, लेकिन क्या हो गया? ये अपने आप को क्या करता है? मोड़ लेता है। बस इसी विचलन के कारण इसको क्या बोला जाता है? विचलित कोण, विचलन कोण। समझ आया यहाँ पे क्यों इसको बोला जाता है विचलन कोण? क्लियर हुआ? अब देखिए इस पूरे सरफेस पे ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला बच गया ना, ये जो यहाँ पे इतना सा 3 लाइन में बताए हैं, तो इसका भी नाम होता है, इसको कहते हैं छूटा हुआ कोण। इसका नाम है क्या? छूटा हुआ कोण। ग्लांसिंग एंगल कहते हैं इसको, ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूरा का पूरा फिगर बन चुका है। अब इसके ऊपर कुछ नियम होता है, तो इससे पहले हम चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से इसको समझा दें, तुरंत एकदम जल्दी क्विकली में। देखिए ये एक मिरर है, इसके पीछे जो पेंट किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है, तब जाके मिरर बनता है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। सतह कैसा है? ओपेक, अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह है। ठीक है, अपारदर्शी। अब सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट लगा दीजिए, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ खींचिए जो कि सरफेस से 90 डिग्री पर होना चाहिए। उसको कहते हैं नॉर्मल रे, लंबवत किरण। ठीक है, जो किरण सरफेस की तरफ आए उसको इंसिडेंट रे, और जो किरण सरफेस से वापस टकरा के जाए वो होता है रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तन किरण। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बने वो एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो कोण बने उसको कहते हैं एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण। याद रखिएगा ये एंगल हमेशा नॉर्मल से ही बनेगा, कभी आप लोग गलती नहीं करेगा। इसलिए हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि जो भी एंगल बनेगा वो नॉर्मल से होके ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपतन किरण को क्या था? एक स्ट्रेट लाइन आना था, लेकिन यहाँ पे विचलित हो जाता है और क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। तो जितना एंगल से वो विचलित हुआ उसको कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, बाकी जो बच गया उसको ग्लांसिंग एंगल, छूटा हुआ कोण। आई होप आपको ये फिगर अच्छा से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे क्या बोला जाता है। एक थोड़ा कई बार ये ग्लांसिंग एंगल पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 180 माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर। जब 180 में से ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माइनस करेंगे तो वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा। ठीक है, समझ आया ये फिगर? इसको अब हटाते हैं।
अब देखिए इस पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन पे कुछ नियम बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अब इस पे कुछ लॉज आते हैं, उनमें से कुछ आप लोग को आता भी होगा, कुछ नहीं भी आता होगा, तो एक एक करके हम उस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट सब कोई जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो भी इंसिडेंट रे है, ठीक है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये कि क्या होने चाहिए, ये सभी के सभी सेम पॉइंट और सेम सरफेस पर होना चाहिए। सेम सरफेस सेम पॉइंट पे। अभी आपको बताए ना, यहाँ पर हुआ, यहाँ से कोई खींच दिए, ये हो गया नॉर्मल रे। जो मिरर की तरफ, दर्पण के सतह की तरफ आए वो IR, और जो टकरा के वापस चल जाए वो रिफ्लेक्टेड है RR। अब ये जो फर्स्ट नियम बोलता है कि जैसे देखिए ये एक पॉइंट है, IR, NR और RR तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे IR आ रहा है और रिफ्लेक्शन यहाँ से हो, नहीं। तो ये पॉइंट यही कहता है कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों रे है वो एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ये नहीं कि इस प्लेन पर IR हो रहा है और दूसरे मिरर से क्या रिफ्लेक्ट होगा, नहीं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि पॉइंट भी एक ही होना चाहिए, सरफेस भी एक ही होना चाहिए तीनों का। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब इसके अलावा देखिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है जो स्पीड है वो सेम रहेगा। स्पीड का मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट रे जिस स्पीड से आएगा, रिफ्लेक्टेड रे उसी स्पीड से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस चल जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे एक बहुत मशहूर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन आता है, और बच्चे क्या गलती करते हैं, वहाँ एग्ज़ाम में स्पीड ना दे करके पूछ लेगा कि वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं कि स्पीड को तो सेम कर लेते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं जो वेलोसिटी है वो भी तो सेम रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग के दिमाग में क्या रहता है कि जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, और जो वेलोसिटी है उसी को स्पीड कहा जाता है। नहीं, स्पीड में तो अब स्पीड है ही, लेकिन वेलोसिटी में याद रखिएगा, वेलोसिटी जिसको हम लोग वेग बोलते हैं, ठीक है, इसमें स्पीड तो है ही, साथ में क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है, दिशा हो जाता है। बस इसी दिशा के कारण देखिए यहाँ से क्या हुआ, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे आया और यहाँ से आके अपना डायरेक्शन बदल दिया, तो स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बस इसी डायरेक्शन के बदलने के कारण वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी हो गया चेंज। ठीक है, आई होप सेकंड पॉइंट अच्छा से समझ आया होगा। याद रखना, यहाँ स्पीड सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाता है डायरेक्शन बदलने के कारण। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट तो आप सबका फेवरेट पॉइंट है, सब जानते हैं, जो एंगल आई है वो हमेशा बराबर रहेगा किससे, एंगल आर से। सबसे फेवरेट पॉइंट है स्टूडेंट का, ये तो सबको पता रहता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। मतलब कि अब ये पॉइंट कहता है कि जैसे ये नॉर्मल रे है, जो मिरर की तरफ आए वो इंसिडेंट रे, और जो टकरा करके वापस चल जाए वो रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर इसके बीच में 20 डिग्री का है, नॉर्मल से IR के बीच 20 डिग्री है, तो नॉर्मल से RR भी 20 डिग्री होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अगर नॉर्मल से IR 20 डिग्री बनता है तो जो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच कोण बनेगा वो भी 20 डिग्री होगा। समझे। अब मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आता है इस पे, यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के देता है, और बच्चे कहाँ पे दिक्कत हो जाता है उनको, वो लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हैं और क्या करते हैं, गलत टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आता है कि
अगर कोई इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से 30 डिग्री बना रहा है, अब बताइए मिरर के सरफेस से 30 डिग्री बना रहा है तो परावर्तन कोण कितना होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि 30 डिग्री बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री बना के आंसर ला देते हैं। भाई उन्होंने तो क्या किया कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोग का तो डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि मिरर के सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच अंतर क्या है। मिरर का सरफेस ये है ना, अगर मिरर का सरफेस ये है तो 30 डिग्री ये बोला है, समझे, 30 डिग्री ये, उससे पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। और ये अभी बताए थे कि ये हमेशा नॉर्मल कितना 90 डिग्री होता है। अब 90 से हम 30 माइनस करेंगे और आएगा 60 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री ना हुआ, यहाँ पर 60 डिग्री हुआ। अब जाके यहाँ पे कौन सा तीसरे नंबर का रूल लगेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना 60 डिग्री। बस ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ना है फिर जाके सॉल्व करना है। क्लियर हुआ। अगर मिरर के सरफेस से बोला तो यहाँ पर एंगल बनेगा, अगर सरफेस नहीं बोला तब यहाँ पर एंगल बनेगा। क्लियर है। यही हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल बोलता है कि जो एंगल आई है वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, एंगल आर के। ठीक। अब देखिए चौथा फोर्थ नंबर जो रूल है फोर्थ नंबर वो बोलता है कि ये कोई मिरर है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। ये कोई मिरर था। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि मिरर को एक 90 डिग्री पे रख रहे थे, मतलब मिरर का 90 डिग्री पे नॉर्मल था तो नॉर्मल वही रहेगा। और मिरर एक समतल दर्पण जो था वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, क्षैतिज रखा हुआ था, यानी 180 डिग्री पे रखा हुआ था। लेकिन चौथा नियम क्या बोलता है कि नॉर्मल तो वही रहेगा। इसी पॉइंट को लेके ये जो मिरर है इसको थोड़ा सा किसी एंगल पर घुमा दिया जाता है। किस पे घुमा दिया जाता है, किसी एंगल पर। ये कुछ भी एंगल हो सकता है, मानते हैं ये थीटा है, ये थीटा है। तो अब देखिए यहाँ से तो एंगल आई आएगा लेकिन एंगल आर चेंज हो गया कि नहीं। ऐसे भी दिखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे तीसरा नियम काम नहीं कर रहा है, एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर चौथा नियम जो बोल रहा है, अगर मिरर को किसी एंगल पे यानी थीटा डिग्री पे घुमा दे, अगर मिरर को थीटा डिग्री पे घुमा रहे हैं तो जो एंगल आर है वो हमेशा 2 थीटा हो जाएगा। समझ आया चौथा लॉ क्या, चौथा नियम क्या बोलता है। अगर मिरर को थीटा डिग्री पे घुमा रहे हैं तो एंगल आर यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चौथे नियम में एंगल आई बराबर एंगल आर काम नहीं करेगा, वहाँ पे काम करेगा कि मिरर को कितने डिग्री पे घुमाया है। अगर मिरर को 30 डिग्री पे घुमा रहे हैं तो एंगल आर 60 डिग्री हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आए कि किसी मिरर को कुछ एंगल पे घुमाया जा रहा है और जो परावर्तन कोण है वो 70 डिग्री है तो कितने पे घुमाया गया, तो 35 डिग्री पे घुमाया गया। अगर 2 थीटा हो रहा है वो दुगना हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, मिरर उसका आधा हो जाएगा, मिरर और उसके बीच का कोण। क्लियर हुआ चौथा पॉइंट। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट जो बोलता है, पांचवा पॉइंट कहता है कि कोई मिरर है। अब कि एक मिरर से काम नहीं चलेगा, अब कि हम लोग मिरर की संख्या दुगना कर देते हैं। कहते हैं कि कोई मिरर है और ये मिरर भी कितना है, 2 है। एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे, और दोनों मिरर को आपस में परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पे जोड़ दिया जाता है। दोनों मिरर को 90 डिग्री पर, अब दोनों मिरर को कितने पे, 90 डिग्री पर जोड़ दिया गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कोई ऐसे रे आएगा और अभी बताए कि जो रे मिरर की तरफ जाए वो इंसिडेंट रे, आपतित किरण। यहाँ पे तो मिरर था, यहाँ से टकरा के कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वापिस आ जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा ना। तो ये हो गया हमारा क्या, आर आर। ठीक है। अब यहाँ से टकरा के क्या होगा, ये चल जाएगा वापिस। यहाँ पे भी तो मिरर है तो यहाँ से टकरा के वापिस गया, यानी यहाँ पर देखिए क्या हुआ, दोबारा एक रिफ्लेक्ट यहाँ हुआ, एक रिफ्लेक्ट यहाँ हुआ, दो मिरर है तो 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ। तो अगर कोई किरण
एक बार रिफ्लेक्ट होके वही दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर से सुनिए ध्यान से, अगर कोई रे एक बार रिफ्लेक्ट होके अगेन रिफ्लेक्ट हो जाए, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं उसको? इमर्जेंट रे। हिंदी में इसी को कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर कोई रे रिफ्लेक्ट हो और वही रिफ्लेक्टेड रे दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। शॉर्ट में इसको भी ER बोलते हैं। आई होप समझ आया होगा आप लोग को निर्गत किरण किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, अब देखिए 5वां नंबर जो है रूल, वो कहता है कि अगर कोई दर्पण, कोई दो दर्पण 90 डिग्री पर है, तो जो किरण रिफ्लेक्ट होगा, जो किरण पहले मिरर के पास जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे, और वही दोबारा रिफ्लेक्ट इमर्जेंट रे होगा। ठीक है। अब रूल कहना है कि जो IR है और जो ER है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। अगर दो मिरर को 90 डिग्री पे लगा दिया जाता है, दो मिरर को 90 डिग्री पे लगाते हैं, तो जो इंसिडेंट रे आपतित किरण है और जो ER यानी इमर्जेंट किरण है, इमर्जेंट रे निर्गत किरण है, वो हमेशा क्या रहेंगे? आपस में पैरेलल रहेंगे, समानांतर रहेंगे। अब बताइए 5 लॉ हुआ, इसके बाद एक लॉ, अच्छे से समझे। अब एक लॉ, एक नियम और बचता है इसका, जो 6ठा नंबर लॉ है। ठीक है। वो क्या कहता है? वो नियम कहता है कि कोई दो मिरर है, आपकी वो 90 डिग्री पे ना लगा करके कुछ एंगल पर लगा देते हैं। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, मानते हैं 2 एंगल लगा दिए, ये मिरर नंबर 1, ये मिरर नंबर 2। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो रे गया, तो अब तो सब बता देंगे ये IR होगा, है ना। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आएगा, ये क्या होगा? RR होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मिरर था, तो यहाँ से अगेन रिफ्लेक्ट होगा, और जो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए वो क्या? ER, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चल जाएगा। ठीक है। इसको कहेंगे क्या? ER, निर्गत किरण। अब देखिए जो 6ठा नंबर रूल है वो बोलता है कि अगर दो मिरर कुछ एंगल पर लगा हुआ है, दो मिरर कुछ एंगल पे लगा हुआ है, और वहाँ पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो IR होगा यानी कि आपतित किरण होगा, वो एक मिरर के पैरेलल होगा, और जो इमर्जेंट रे निर्गत किरण होगा वो हमेशा दूसरे मिरर के पैरेलल होगा। अब ध्यान देखिए, जैसे ये IR था, ये इसके पैरेलल हुआ, और ये ER था, ये इसके पैरेलल हुआ। जरूरी नहीं है अगर IR हम इसको करते तब ये ER होता। कहने का मतलब है, ये रूल हमको बताता है कि दो मिरर को अगर कुछ एंगल पे लगा दे, तो IR जो होगा वो एक मिरर के पैरेलल हमेशा होगा, और ER होगा वो हमेशा दूसरे मिरर के पैरेलल होगा। ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे ये 6 रूल बताए हैं। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। ये 6 के 6 नियम, ये इस नियम से याद रखिएगा। लाइट एक ऐसा चैप्टर है, अब कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि आप कोई PCS एग्ज़ाम भी दीजिएगा, कहीं भी लास्ट के प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, लगभग 99% क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। इसलिए सोचे कि सबसे पहले यही चैप्टर आपके बताते हैं, इसके मेन पॉइंट क्या है। ठीक है। ये पूरा नियम था, अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आता है इसमें कि क्या जो ये रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, क्या ये सिर्फ प्लेन मिरर पे काम करता है? नहीं, ये तीनों मिरर पे काम करेगा। अब तीनों मिरर सब जानते हैं कौन कौन सा होता है, पता है आप लोग को? पहला होता है प्लेन मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। दूसरा होता है कॉनकेव मिरर, और तीसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर समतल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब बताइए, क्लियर हुआ? इसको कहते हैं अवतल दर्पण और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि ये किस पर काम करेगा, तो ये तीनों मिरर पर काम करता है। क्लियर है?
ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम आपको इसके आगे प्लेन मिरर के कुछ यूज़फुल चीज़ बताएंगे कि प्लेन मिरर में क्या आता है। कई बार आप लोगों ने कभी मान लीजिए नाई के दुकान पे गए हैं तो देखा होगा, ये तो ज़रूर आपने देखा होगा कि नाई के दुकान पे बैठे हैं, एक आगे मिरर रहता है, एक पीछे मिरर रहता है। अब उसमें देखते होंगे ना, तो आप लोग कई बार होता है कि उसमें अपना जो प्रतिबिंब इमेज है वो गिनने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। तो वो एक नंबर ऑफ़ इमेज, वो भी एक पॉइंट है, तो वो भी बताएंगे कि कितना एंगल पे लगाएं तो कितना डिग्री होता है। तो ये सब के बारे में अब हम आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।